अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 की जारी। कहा, भारत में अल्पसंख्यकों पर बढ़े हमले। यूपी और कर्नाटक सरकार पर उठाए सवाल। कानपुर के बेकनगंज में जुमे की नमाज के बाद हुआ बवाल। बाजार बंद कराने पर दो समुदायों में पथराव और फायरिंग। पुलिस प्रशासन पर भी लोगों ने फेंके पत्थर। हरियाणा कांग्रेस के 28 विधायक छत्तीसगढ़ में शिफ्ट। कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का सता रहा डर। 10 जून को राज्यसभा की 2 सीटों पर होना है मतदान। छह जून को मातृ पितृ भक्ति अभियान की होगी शुरुआत। स्वर्गीय कैलाश सारंग की स्मृति में 7 बजे कार्यक्रम का होगा आयोजन। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग ने दी जानकारी। और सूरजपुर के भटगांव में कोयला चोरी के दौरान हुआ बड़ा हादसा। खदान धसकने से चोरी करने वाले 2 युवकों की मौत। फिलहाल जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अमेरिका ने साल 2021 के लिए कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें भारत के अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी को लेकर चिंता जाहिर की गई है। साथ ही यूपी और कर्नाटक सरकार के कुछ फैसलों पर सवाल भी खड़े किए गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी इस रिपोर्ट के हवाले से भारत की धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत में धार्मिक स्थलों और अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान में भी अल्पसंख्यकों और महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। कानपुर के बेकनगंज इलाके में जुमे की नमाज के बाद जमकर बवाल हो गया, जहां बाजार बंद कराने के ऐलान में 2 पक्षों में पथराव हुआ। वहीं बवाल नियंत्रित करने पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने पत्थर फेंके। इसमें कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। हिंसा की शुरुआत मुस्लिम नेता हयात जफर हाशमी के बाजार बंद आह्वान से हुई थी। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा के टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी किए जाने से मुस्लिम समाज नाराज थे। कांग्रेस ने हरियाणा में अपने 28 विधायकों को कुछ दिनों के लिए छत्तीसगढ़ शिफ्ट कर दिया है। बता दें कि हरियाणा में 10 जून को राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान होना है। ऐसे में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, जिसके चलते कांग्रेस ने हरियाणा में अपने 28 विधायकों की रायपुर के एक रिसोर्ट में बाड़ेबंदी कर दी। बता दें आपको ये जानकारी है कि हरियाणा के 28 विधायकों को किसी से मिलने की इजाजत तक नहीं है, और तो और उनसे उनके फोन भी ले लिए गए हैं। संभावना ये जताई जा रही है कि सभी विधायकों को 10 जून की सुबह प्राइवेट प्लेन से हरियाणा रवाना किया जाएगा। हरियाणा एयरपोर्ट पहुंचकर वे बस से सीधा विधानसभा जाकर मतदान में शामिल होंगे। छह जून को मातृ पितृ भक्ति अभियान की शुरुआत होगी, जो हर महीने मातृ पितृ भक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये बात मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कही। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में करीब 30,000 लोग बुजुर्गों की आरती करेंगे। वही जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इसके फेम कन्हैया मित्तल भजन की प्रस्तुति भी देंगे। साथ ही सारंग ने बताया कि इस दौरान कैलाश प्रसून सारंग डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ भी करेंगे। आपको बता दें कि भाजपा के पूर्व संस्थापक सदस्य स्वर्गीय कैलाश सारंग की स्मृति में 6 जून को 7 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। 6 जून को स्वर्गीय कैलाश सारंग जी की जयंती के अवसर पर भोपाल के एकतापुरी ग्राउंड अशोका गार्डन थाने के पीछे एक विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया है। और इस भजन संध्या में देश के विख्यात भजन गायक, जिन्होंने अभी का सबसे चर्चित भजन जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाया है, ऐसे कन्हैया मित्तल जी जो चंडीगढ़ में रहते हैं, वो यहाँ भजन प्रस्तुति देंगे। कैलाश सारंग जी, प्रसून सारंग जी की स्मृति में हमने एक डायग्नोस्टिक सेंटर की भी शुरुआत करने का निर्णय लिया है। अशोका गार्डन में ही वो डायग्नोस्टिक सेंटर भी बनकर तैयार हो गया है। उसका शुभारंभ भी 6 जून को होगा। डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के करकमलों से होगा। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी
मुरलीधर राव जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री शामिल होंगे। सूरजपुर जिले के भटगांव क्षेत्र में कोयला चोरी के दौरान देर रात एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि सुखलाल राजवाड़ा और रामकेश्वर राजवाड़े कोयला चोरी कर रहे थे। उसी दौरान खदान धसकने से दोनों की मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आपको बता दें सूरजपुर की खबर, जहां खदान के धसकने से 2 लोगों की मौत की खबर है। दरअसल ये दोनों ही लोग कोयला चोरी के लिए वहां पहुंचे हुए थे और इस दौरान ये हादसा हो गया। और हमारे साथ अजय चक्रधारी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं सूरजपुर से। खबर भारत के लिए चर्चा करेंगे उनके साथ। अजय, ये 2 लोग जो थे, क्या इस तरह की चोरी की घटनाएं पहले भी हुई हैं या इस तरह की खदान के धसकने से पहले भी कई मौतें हुई हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि सूरजपुर जिले के एसीसीएल भटगांव क्षेत्र में कोयला चोरी करने के दौरान 2 लोगों का मृत्यु हो गया है और यह पहली घटना नहीं है। एसीसीएल में के बंद पड़े खदानों में लोग आए दिन चोरी करते रहते हैं और ऐसी अप्रिय घटनाएं घटती रहती है। पर इस विषय पर कोल प्रबंधन द्वारा किसी भी प्रकार का कोई लगाम नहीं लगा जा सका है। वो दोनों युवक भटगांव एसीसीएल के बंद पड़े दुग्गी खौली खदान से मतलब कोयले की चोरी कर रहे थे। बिल्कुल, इन दोनों के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है कि कहां से आए थे ये, और क्या इनका कोई समूह है जो इस तरह की वारदात को अंजाम देता था? क्योंकि ये तो एक हादसा था इन चोरों के साथ। जी, ये क्षेत्रीय लोग ही होते हैं। ये दोनों युवक जो है तो भटगांव से लगे बैजनाथपुर के निवासी थे, जिनमें से एक का नाम रामकेश्वर राजवाड़े और दूसरा का सुखलाल राजवाड़े। ये सब जो है तो आसपास के क्षेत्र के लोग ही होते हैं जो बंद पड़े खदानों से कोयले की चोरी कर और आसपास की ईंट भट्ठे या और भी अन्यत्र जगह पे ये लोग बेचते हैं। पर कोल प्रबंधन जिन खदानों को ओपन खदानों को ऐसे छोड़ देता है, उसके ऊपर ना तो कोई किसी गार्ड का पहरा रहता है और ना ही किसी प्रकार का सिक्योरिटी वहां रहती है, जिससे आए दिन लोग मनमानी तरीके से वहां जा करके जो दबे हुए कोयले हैं उनकी चोरी करते रहते हैं और ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। यह पहला मामला नहीं है जो इस प्रकार की घटना हुआ है। एसीसीएल के बंद पड़े खदानों में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद भी कोल प्रबंधन द्वारा इस ओर किसी भी प्रकार की कोई पहल नहीं की जा रही है। जी बिल्कुल, यानी सरकार की तरफ से कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है कि चोरी को पकड़ा जा सके और दूसरा इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। मैं बता दूं कि अभी सूरजपुर जिले में नवपदस्थ एसपी श्री रामकृष्ण साहू द्वारा इस तरह के चोरी के लिए एक विशेष अभियान छेड़ा गया है, पर अभी इन सब चीजों पर पूरी तरह से लगाम नहीं कसा जा सका है। अगर कोयला का खरीद फरोख्त बंद हो जाए, अवैध ईंट भट्ठों में इनका विक्रय करना बंद हो जाए तो इस तरह के मामले अपने आप बंद हो जाएंगे। पर छोटे छोटे ईंट भट्ठों में कोयले की खपत करते हैं, जिससे ग्रामीण युवा 2 पैसे की लालच में आकर के ऐसे बंद पड़ी खदानों से चोरी करते हैं और अपनी जान को गंवा देते हैं। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारियों के लिए। और जिस तरह से अजय बता रहे थे कि दरअसल ये क्षेत्रीय ही रहवासी हैं, उनमें से 2 युवक दरअसल चोरी करने गए थे और ये घटनाएं अक्सर होती रहती, लेकिन इस ओर प्रशासन का जरा भी ध्यान नहीं है। जबलपुर लोकायुक्त टीम ने तहसील कार्यालय शाहपुरा में पदस्थ पटवारी सुनील कुमार ठाकुर को रिश्वत लेते पकड़ा है। जानकारी के अनुसार पटवारी के द्वारा फरियादी कृष्णकांत सिरोठिया से उनकी मां की जमीन का सीमांकन कराने के बाद फील्ड बुक देने के एवज में 15,000 रुपए की मांग की जा रही थी, जिसे लोकायुक्त टीम ने 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया और आगे की कार्रवाई करने में जुट गई है। दिनांक 31/5/2022 को बेलखेड़ा निवासी कृष्णकांत सिरोठिया द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री संजय साहू साहब को शिकायत की गई थी कि शाहपुरा तहसील के पटवारी सुनील ठाकुर उनकी मां की ज़मीन के सीमांकन के एवज में फील्ड बुक देने के एवज में 15,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। इस आवेदन पर सत्यापन कार्रवाई कराई गई और आज डीएसपी दिलीप झरवाड़े साहब के नेतृत्व में
पार्टी को भेजा गया सैपरा और तहसील कार्यालय सैपरा में पटवारी सुनील ठाकुर को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांकेर जिले के गीत पहर स्थित शीतला माता मंदिर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने सीएम बघेल को पारंपरिक पगड़ी पहनाई। वहीं उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर क्षेत्र के लिए शांति और समृद्धि की कामना की। इसके बाद भूपेश बघेल ने मंदिर प्रांगण में नीम के पौधे का रोपण किया, जहां मौके पर मौजूद महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और भानु प्रतापपुर विधायक मनोज सिंह मंडावी भी पौधारोपण करने पहुंचे। इसके बाद सीएम ने विधानसभा में 5 करोड़ 19 लाख की लागत से 83 देवगुड़ियों के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का जो कार्य है उसका लोकार्पण भी किया है। इसके बाद जन चौपाल लगाकर सीएम ने लोगों की समस्याओं को भी सुना, जल्द से जल्द निराकरण करने के आदेश भी दिए। अंबिकापुर में भाजपा कार्यालय के पास एक निर्माणाधीन भवन में युवक का शव मिला है, जहां युवक की धारदार हथियार से हत्या करने की संभावना जताई गई। वहीं स्थानीय लोगों से जानकारी मिली है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक और कोतवाली पुलिस की टीम ने जांच शुरू कर दी। इसमें मृतक की पहचान कृष्ण चौहान के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक अज्ञात आरोपी ने पहले युवक का गला रेतकर हत्या की, फिर युवक के सिर को पत्थर से कुचलने का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस अज्ञात हत्यारे की तलाश में जुटी है। आज सुबह हमारे थाना कोतवाली को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक निर्माणाधीन मकान के फर्स्ट फ्लोर में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है, जिस पर थाना की टीम तत्काल मौके पर पहुंची हुई है और एफएसएल की टीम को ही बुलाया जा रहा है। अभी तक की पड़ताल में व्यक्ति की पहचान कृष्णा चौहान के रूप में हुई है, किंतु उसकी तस्दीक की जानी बाकी है। अभी हम आरोपी की तलाश में लगे हुए हैं। अभी हत्या करने की वजह तो अभी तक इसका कुछ समझ में नहीं आया है। आरोपी के पकड़ने के उपरांत ही इसका खुलासा होगा। प्रथम दृष्टया देखने पर लगता है कि किसी के द्वारा धारदार हथियार से गले पे चोट पहुंचाया गया है और सिर पर भी ईंट नुमा या पत्थर नुमा चीज़ों से वार करके वहां भी क्षति कायद की गई है। और चलिए हमारे साथ जुड़े हुए अंबिकापुर संवाददाता श्रवण महंत। श्रवण, क्या है पूरा मामला और ये अज्ञात आरोपी जिसका शक जताया जा रहा है पुलिस के द्वारा, क्या कुछ खबर अभी वर्तमान में निकल कर आई है? जी देखिए, आज सुबह जो है स्थानीय लोग कोतवाली पुलिस को सूचना देते हैं कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव भाजपा कार्यालय के पास लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ है। जब वहां पे फॉरेंसिक टीम पहुंची और पुलिस कोतवाली पुलिस पहुंची तो वहां पे ये देखती है कि एक युवक का जो शव है वो गला रेतकर हत्या की गई है और जो है उसको पत्थर से कुचलकर भी उसके शिनाख्त मिटाने की कोशिश की है। ये सब देखते हुए जो है वहाँ के जो कोतवाली पुलिस है और स्थानीय जो फॉरेंसिक की टीम है उसकी जांच में जुट गई है और वहाँ के लोकल स्थानीय लोग जो है ये बता रहे हैं कि ये कृष्णा चौहान का शव है, लेकिन अभी वो कहाँ रहता है और कैसे वहाँ पे पहुंचा इस बात का अभी पूरी तरह से खुलासा पुलिस नहीं कर पाई है और किसी भी चीज को पुलिस अभी कहने के लिए बच रही है, क्योंकि लगातार जो पुलिस और जो फॉरेंसिक की टीम है ये जो आरोपी कातिल है उसकी तलाश में लगी हुई है और जो है पुलिस, जैसे हमारी बात हुई अभी, तो पुलिस का कहना है कि जल्द ही उस कातिल को पता चल जाएगा। और जी बिल्कुल, क्या कहना है पुलिस ने? क्या उसके परिजनों, जिसकी हत्या हुई है कृष्णा चौहान की, क्या उसके परिजन या उसके परिवार के बारे में कोई जानकारी मिल पाई? कहाँ का रहने वाला था? इस तरह से पुलिस से हमारी बात हुई अभी थोड़ी देर पहले, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि केवल नाम ही पता चला है, लेकिन वो कहाँ रहता है और क्या काम करता है, अब कर रहा था और कैसे अंबिकापुर में वहाँ पे पहुंचा और लहूलुहान हालत में जो शव मिली है। तो अभी पुलिस जो है पूरी तरह से अभी क्लियर नहीं है और पुलिस जो है आरोपी जो कातिल है उसका सुराग लगा रही है और पुलिस का कहना था कि जल्द ही इस कातिल को हम पकड़ लेंगे और सभी के सामने खुलासा करेंगे। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण सवाल और रह जाता है श्रवण आपसे पूछने के लिए कि जिस भवन में इस व्यक्ति की लाश मिली थी, वो भवन, निर्माणाधीन भवन, किसके नाम पर है? जी देखिए, वो निर्माणाधीन भवन जो है वही स्थानीय जो निवासी है उसके नाम पर है और वो जो जहाँ पे उसका शव मिला था वो प्रथम तल पर था और हालांकि लोग अभी जो पुलिस है ये भी जांच कर रही है कि आखिर में वो जो व्यक्ति था जिसकी लाश मिली है वहाँ पे वो दूसरे तल में पहुंचा कैसे और
कैसे उसकी सब वहाँ पे हुई, और सारी सीसीटीवी फुटेज और तमाम जो फॉरेंसिक की टीम जो है जुटी हुई है, और पुलिस का कहना है कि बहुत ही जल्द इस कातिल को हम पकड़ लेंगे। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण। अंबिकापुर से जानकारी हम ले रहे थे श्रवण महंत। तो जिस तरह से पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है, अभी तक कोई खास जांच में रिपोर्ट अभी नहीं निकल कर आई है। अंबागढ़ में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद रायपुर और प्रशिक्षण संस्थान खैरागढ़ से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा का प्रथम चरण का विकास खंड स्तरीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण ब्लॉक मुख्यालय पर आयोजित किया गया। आपको बता दें कि प्रथम दिवस पर विकास खंड शिक्षाधिकारी SK धीवर, सहायक विकास खंड शिक्षाधिकारी रूपेश तिवारी और मास्टर ट्रेनर धर्मेंद्र सारस्वत की उपस्थिति में प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। मनावर के मांगलिक भवन में महाराणा प्रताप की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम के प्रमुख शैलेंद्र सिंह चौहान ने सामाजिक गतिविधियों पर प्रकाश डाला और सामाजिक कार्यक्रमों में सभी से सहयोग करने की बात भी कही। कार्यक्रम में राजपूत समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें संयम सिंह सोलंकी और कुमारी विश्रुति चौहान, इनका सम्मान किया गया है। साथ ही कार्यक्रम में पूजा सिसोदिया, सिद्धि पवार और हितेंद्र सिंह चौहान का संबोधन भी हुआ। नाम मंगू सिंह जी ठाकुर, मनावर से। आज 482वां वर्ष महाराणा प्रताप जी का जन्म दिवस मनाया गया है। मनावर के समस्त राजपूत समाज एवं छत्रानियाँ, महिला, बच्चे सभी बड़े उत्सव के साथ आज हमने महाराणा प्रताप जी का जन्म उत्सव मनाया है। और दूर दराज से तो नहीं, बड़े वरिष्ठ लोगों को हमने बुलवाया था। तो विशेष अतिथि थे हमारे अंजड़ से महेंद्र सिंह जी थे, और बड़वानी से राजेंद्र सिंह जी थे, और भोजन व्यवस्था रखी गई थी, सल्फार वगैरह का व्यवस्था थी, और सभी हर्ष उल्लास के साथ महिला, बच्चे वगैरह सभी ने आज महाराणा प्रताप जी का जन्म उत्सव मनाया। और बड़ा हमारा राजपूत समाज और हिंदू के लिए आज बड़े गर्व की बात है कि आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का जन्मदिन था। इसी उपलक्ष्य में हमने आज महाराणा प्रताप जी का जन्म उत्सव मनाया, और सभी नगरवासियों को, सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत हार्दिक बधाई जो आप यहाँ पधारे और हमारा अपने हौसला अफजाई करें। प्रदेश भर के अन्य शहरों की तरह शिवपुरी में भी CM राइज स्कूल की गतिविधियां तेज हो गई हैं। जहां सरकारी स्कूल में सुधार की इस पहल का स्वागत किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल का स्टाफ भी एडमिशन को लेकर संजीदा है। इस स्कूल को निजी स्कूलों की तरह ही सर्व सुविधा युक्त बनाया जा रहा है, जिसके लिए अभिभावकों को साल भर में तकरीबन 1400 रुपये फीस देनी होगी। खास बात यह है कि बच्चों को लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी स्कूल की तरफ से ही की जाएगी। निश्चित तौर पर CM राइज योजना जो है मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना है, और शिवपुरी मॉडल स्कूल ये जो है प्रथम प्राथमिकता वाले 50 विद्यालयों में से एक विद्यालय। इस CM राइज विद्यालय की परिकल्पना यानी कि 20 किलोमीटर के दायरे में एक ऐसे विद्यालय का निर्माण जो सर्व साधन संपन्न होगा, जिसके सारे क्लासरूम हाईटेक होंगे, और ऐसे बच्चे जो फाइनेंशियल वीकनेस की वजह से अच्छे स्कूलों में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, उनमें योग्यता कूट कर भरी हुई है, उनको वो सभी आयाम उपलब्ध करवाना जो फाइनेंस की वजह से वो जो है जहाँ तक उनकी अप्रोच नहीं है। CM राइज विद्यालय का ये पहला उद्देश्य। एक हाथ में हैंडल और दूसरे में बीच वाला डंडा, एक पांव कैंची के इस तरफ तो दूसरा उस तरफ, पैडल मारने की जुगत में पैर का फिसलना और साइकिल लेकर पसर जाना। 20 साल से ज्यादा उम्र का शायद ही कोई ऐसा हो जिसके बचपन की यादों में साइकिल ना हो। साइकिल के 2 पहिए हमारे बचपन की यात्रा को बड़ी बेहतरीन तरीके से पूरा करते हैं। सुबह उठकर स्कूल जाने से लेकर शाम को थक कर चूर होने तक साइकिल ही तो थी जिस पर सवार होकर हमें लगता था कि कुछ भी मुमकिन है। आपस में रेस तो नौसिखिया लगाते थे। साइकिल के धुरंधर तो स्टंटबाजी से महफिल लूट लिया करते थे। उन दिनों रफ्तार भले धीमी थी,
यादों का पुलिंदा बड़ी तेजी से बंधता था। दुनिया भर में 3 जून यानी आज के दिन विश्व साइकिल दिवस मनाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि साइकिल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कितनी बेहतर है, साथ ही पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए भी अनुकूल है और इससे लोगों को प्रेरित भी किया जा रहा है। आसपास की दूरी तय करने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करना, खासकर शहरों में कम दूरी तय करने के लिए बाइक या डीजल पेट्रोल आधारित अन्य वाहनों की जगह साइकिल का इस्तेमाल करना, हर दिन हजारों लीटर पेट्रोल की खपत कम होगी और शहर का प्रदूषण भी तो कम होगा। तो याद रखें कि साइकिल चलाना सेहत के लिए कितना जरूरी है और पर्यावरण को स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए भी। और चलिए साइकिल किस तरह से हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है, अगर हम रूटीन में साइकिल चलाना चाहते हैं तो किस तरह से हमें कितने देर साइकिलिंग करनी होगी, क्या तरीके हो सकते हैं, तमाम जानकारियां हम लेने वाले हैं। हमारे साथ प्रमोद भाटी जी जुड़ चुके हैं और जो कि जिम नेशनल कोच हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जी आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। प्रमोद जी क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे एक तो सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि एक ऐसा उपकरण, मुझे ऐसा लगता है एक साइकिल ऐसी चीज है जो हम सभी में कॉमन है, सभी ने कभी ना कभी साइकिल चलाई होगी और फिट रहने की कोशिश भी की होगी। हाँ जी हाँ। पहले जरूरत थी, अब मुझे लगता है कि फिट रहने की ख्वाहिश है। हाँ जी, थोड़ा साउंड इशू आ रहा है, माइक साउंड। जी क्या कहना चाहेंगे? माइक, आपका माइक जो है। अच्छा जी, अभी आवाज आ रही है ठीक से सर? तो मैम, चूंकि अपने कोविड के बाद से एक चीज और सीखी है कि हेल्थ और फिटनेस जो है बहुत आज की मतलब जो लाइफ स्टाइल है, जिस तरह का अपना खाना पीना रूटीन है, जॉब है, जो वर्क स्ट्रेस है, उसमें मतलब ये है कि फिटनेस अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। हालांकि शुरू से अपनी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रही है। इंटरनेशनल गेम्स वगैरह भी होते हैं, साइकिलिंग वगैरह, और जो साइकिलिंग है आज की डेट में इसका ट्रेंड अब धीरे धीरे वापस रिवर्स हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। पहले जब व्हीकल्स वगैरह नहीं हुआ करते थे तो लोग उसको ऐसे मतलब एक कॉमर्शियल यूज में एक जगह से दूसरी जगह जाने में ट्रेवल पे यूज करते थे, बट अब उसको फिटनेस के तौर पे यूज करना स्टार्ट कर दिया है। आप जिम में जाओगे तो जिम में भी एक फिक्स साइकिल आपको, ऑफराइड बाइक है, तो इलेक्ट्रिकल है, या फिर एक स्पीड बाइक आपको जरूर मिलेगी जिम के अंदर। तो वहाँ पर भी आपको साइकिलिंग के लिए बोलते हैं और वहीं से हम लोग मोटिवेट भी करते हैं कि भाई अगर आप जिम ना आ पाओ तो आप अपने कॉलोनी में, पार्क में, रोड साइड में, जैसे यहाँ पे अपने भोपाल में एक फैसिलिटी भी है कि साइड से एक साइकिलिंग के लिए अलग से पाथ बना दिया है कि वहाँ पे आप साइकिलिंग कर सकते हो। जी बिल्कुल। तो इससे क्या है कि एक तो स्टेमिना अपना बिल्ड हो रहा है, बिल्कुल। कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज अच्छी है जिससे ब्लड कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ब्लड शुगर वगैरह कंट्रोल रहता है। उसके बाद स्टेमिना आपका बढ़ रहा है, उसके बाद स्ट्रेंथ बढ़ रही है लोअर बॉडी में, लेग्स वगैरह की। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो कि साइकिलिंग से वेट मैनेजमेंट, फैट लॉस और बाकी जो स्ट्रेंथ वगैरह है वो अपनी अच्छी इंप्रूव हो जाती है साइकिलिंग करने से, है ना। इसलिए आजकल क्या है, इसका फिर से क्रेज बढ़ गया है, हर उम्र का इंसान फिर से साइकिलिंग वगैरह इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। जी बिल्कुल। किस तरह, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फिट रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर फिट रहना है तो किस उम्र से साइकिल को रूटीन का एक हिस्सा बना लेना चाहिए? फिट रहने के लिए साइकिलिंग का एक रूटीन, जी हाँ, फिट रहने के लिए ये है कि अगर जैसे आपको फैट लॉस करना है तो आप अर्ली मॉर्निंग जो है नॉर्मल 30 मिनट 20 मिनट से स्टार्ट करके, और वीकेंड वगैरह पे अगर आपके पास टाइम हो तो आप लंबी साइकिलिंग कर सकते हैं। स्टार्टिंग में 1-2 किलोमीटर और बाकी फिर आप 6-8 किलोमीटर, जो कि बहुत इंजॉइंग, मतलब बहुत बढ़िया होता है कि फ्रेश एयर में अर्ली मॉर्निंग में अगर अपन साइकिलिंग वगैरह करते हैं तो उसके बहुत सारे एडवांटेज है। जो कि आजकल अपन लेट उठते हैं, जो लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, तो जो नेचर है, जो ब्यूटी है और सुबह की जो फ्रेशनेस है वो फील ही नहीं कर पाते। तो एक वो प्लस पॉइंट हो जाएगा कि वो आपके दिन भर की एनर्जी के लिए एकदम पॉजिटिव माइंडसेट हो जाएगा अगर सुबह से आप वर्किंग करते हो। और अगर अपना गोल अगर फैट लॉस है तो फैट लॉस में एम्प्टी स्टमक जो कार्डियो होता है, साइकिलिंग होगी तो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। नहीं आपका फैट लॉस होगा वहाँ पे, स्टैमिना, स्ट्रेंथ ये तो बढ़ेगी, साथ में फैट लॉस भी होगा, फास्टिंग कार्डियो हो जाएगा। और अगर आपको नॉर्मल आप फिट हैं और खाली साइकिलिंग करनी है कि मुझे तो और अपने फिटनेस को मेंटेन करना है, मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ या किसी क्लब में नहीं जा पा रहा हूँ टेनिस खेलने, क्रिकेट खेलने, वॉलीबॉल खेलने,
तो मेरे पास अगर मैं शाम को 6-7 बजे मेरी वर्किंग खत्म हो जाती है तो मुझे 30 मिनट एटलीस्ट कहीं पे साइकिलिंग वगैरह करनी है थोड़ा सा फिटनेस को लेके। तो डेली मेरी लाइफ का एक पार्ट है या मेरी लाइफ स्टाइल में साइकिलिंग बहुत जरूरी होनी चाहिए जी, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे ले लेती हूँ, उन युवतियों के लिए जो फिटनेस फ्रीक है, अपने आप को हेल्थ कॉन्शियस जो लोग हैं, तो उनके लिए साइकिलिंग किस तरह से उनको ज्यादा फिट रख सकेगी अगर आधे घंटे वो रोज साइकिलिंग करती हैं तो? बिल्कुल, इसमें बहुत मैं तो मस्ट बोलूंगा कि बिल्कुल करना ही चाहिए साइकिलिंग। इसमें आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं अगर आप साइकिलिंग जैसे रूटीन को फॉलो करते हैं। तो बहुत सारी मेडिसिन, डॉक्टर और ये जितना भी मतलब अनहेल्दी लाइफस्टाइल से जो आपने वेट या शरीर या फिर इंटरनल आप दिखने में फिट हो लेकिन इनसाइड बॉडी की काफी चीजें चलती रहती है, जो वो सारी चीज आप इम्प्रूव कर सकते हो अगर 20 से 25 या 30 मिनट साइकिलिंग अगर आप डेली रूटीन में रखें तो। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच प्रमोद जी हमसे जुड़ने के लिए और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको साइकिल दिवस की। थैंक यू सो मच। तो ये थे प्रमोद भाटी, जिम नेशनल कोच हैं और उन्होंने साइकिल के ढेर सारे फायदे हमको बता दिए और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम रोजाना साइकिल चलाना अपनी आदत में शुमार कर ले तो खुद को भी स्वस्थ रख सकते हैं और पर्यावरण को भी। तो जाने से पहले मैं आपको यही कहूंगी कि पृथ्वी को प्रदूषण से मुक्त बनाए, 2 पहिया वाहन साइकिल को अपनाएं। इसी के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। खबर भारत में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।